हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मंथन यूट्यूब चैनल पे। बीपीएससी ऑडिटर एग्जाम 5 जुलाई यानी कि आज इस एग्ज़ाम हुआ ऑडिटर का। और इसमें भी बीपीएससी 150 क्वेश्चन अपना ट्रेडिशनल जो क्वेश्चन पैटर्न रहता है उसी को फॉलो करती है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को और इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। यह वीडियो आने वाली 72वीं एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगी, तो आप इसे ज़रूर देखिए, एक एक प्रश्न को देखें और समझने का प्रयास करें कि बीपीएससी किस टाइप का पैटर्न फॉलो कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी जान पहचान के लोगों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा जो ये मेहनत है उसको थोड़ा सा मनोबल मिल सके। क्योंकि अभी देखिए इतनी गर्मी में मैं फ़ैन ऑफ करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आप प्रश्न पढ़ लीजिएगा, उत्तर पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा क्योंकि 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम इसमें जो है ना, जो पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो सही कथन का ही सिलेक्ट करेंगे। राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी का 9.2 से घट के वित्त वर्ष 2025 तक 5% से नीचे आ गया, बिल्कुल सही है। दूसरा जो है 2% निर्धारित किया गया है, यह कथन गलत है। तीसरा भी सही है। 2009 के बाद से अब तक सबसे नीचे स्तर पर पहुंच गया है सकल जीडीपी के अनुपात में राजस्व घाटा। तो पहला और तीसरा जो है वो हमारा सही है, दूसरा गलत है। हमारा उत्तर इसका 1 हो जाना चाहिए। दूसरा दिया हुआ जून 2025 में विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा को संशोधित करके प्रतिदिन 2.15 अमेरिकी डॉलर निर्धारित किया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वामित्व पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन आधारित मानचित्र के माध्यम से भू स्वामित्व अभिलेख उपलब्ध कराना, यह सही है। ठीक, ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। ड्रोन आधारित मानचित्रण करने के लिए स्वामित्व पहल शुरू की गई है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। मिलान करना है, योजनाओं का मिलान करना है। महाराष्ट्र का मिलान होगा ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्य समूह 1 का 3 हो जाएगा। केरल का कुदुम्बश्री सही है और हरियाणा का सहभागी सिंचाई प्रबंधन, ये सही है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 का 3, बी का 1 और सी का 2 विल बी करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर जो प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022 की से वित्त वर्ष 2026 तक भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में प्रतिशत वृद्धि निम्न में से किसके सबसे निकट है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 89% सही हो जाएगा। लेकिन 89% कब होगा? ये जो वित्त वर्ष 2022 दिख रहे हैं 2026 दिख रहे हैं, तो 22-23 और हम लोग ये 26 जो है ना, तो इसको 25-26 की तुलना में जब करेंगे तो 89% आएगा। ठीक है। वहीं अगर देखिए यहाँ पे 22-23 से 25-26 की तुलना करेंगे तो 89% आएगा। वहीं 22-23 को 26-27 यानी अभी करंट जो आया हुआ है उससे अगर तुलना करेंगे तो 118% हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 89% लगभग हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न देखिए। वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में PLFS आंकड़े के अनुसार ग्रामीण महिला कामगारों का सबसे बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से कार्यरत। वैसे तो कृषि और संलग्न क्षेत्र होना चाहिए इसका उत्तर, लेकिन इसमें कृषि तो नहीं दिया हुआ है। तो देखिए दोनों ऑप्शन में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्वयं की खाता कर्मचारी जो है या नियोक्ता स्वयं के आधार पर नियोक्ता है, वो आंसर ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। दिहाड़ी मजदूर नहीं होना चाहिए। दिहाड़ी मजदूर, सभी महिलाएं दिहाड़ी मजदूरी नहीं करती है, स्वयं के काम करती है, घर में भी काम करती है तो स्वयं के ही काम करती है। 7वां नंबर प्रश्न देखिए। वित्त वर्ष 2023 वित्त वर्ष 2025 के दौरान सेवा क्षेत्र में FDI प्रवाह कुल FDI का लगभग 80.2% है। वैसे आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ये जो डाटा दिया हुआ है ना, इस बार बहुत ज़्यादा डाटा, और ऐसे डाटा नहीं दिया हुआ डायरेक्ट पूछ दिया कि कितना है। डाटा इस बार कंपेयर किया गया। क्वेश्चन के एनालिसिस करते समय आप इस बात को समझ चुके होंगे कि डाटा जो है, देखिए पिछले बार हम लोग 2009 से 25 की तुलना किया है, फिर 22 से 25 की तुलना किया गया है। तो क्या किया है, बैक डेट में जाकर उसके कंपेयर किया गया है 2025 का। तो इस टाइप के प्रश्न के लिए आप तैयार रहिए BPSC 72वीं के लिए भी। तो इसका उत्तर है 80.2% होना चाहिए।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिहार में कौशल विकास के लिए संकल्प योजना को किसके द्वारा वित्त पोषित किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, जल जीवन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जहाँ भी आपको नहीं दिखाई दे, जिस प्रकार से इन्होंने हाईलाइट किया हुआ उसी प्रकार से आप लोग भी कर लीजिएगा, क्योंकि जब सामने सही उत्तर मिलता है ना तो हम लोग डायरेक्ट सही कर देते हैं। और इस बार तो ऐसा है कि 5 ऑप्शन दिया हुआ है, 5वां ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो ही आप नेगेटिव से बच सकते हैं। बाकी कोई भी सिलेक्ट कीजिएगा, गलत होगा तो आपका नेगेटिव में जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए मिशन को 2035 तक बढ़ा दिया गया। 2024 में 100% कवरेज का रखा गया था। चलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में विनिर्माण में MSME का योगदान लगभग 35%, लगभग 35% है, आसपास है, सही है, पहला कथन सही है। MSE वैश्विक रोजगार में 50% से अधिक का योगदान करता है, यह भी सही है। MSME भारत में सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 50% का योगदान करता है, नहीं। भारत का जो GDP है, लगभग GDP का लगभग 30% ही योगदान करती है, तो इसका यह गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है, हमारा उत्तर ऑप्शन ए हो जाना चाहिए। 11 नंबर है, मिशन लाइफ के बारे में मुख्य रूप से बढ़ावा देता है, तो इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाइफ मिशन को शुरू किया था और इसको कॉप के एक सम्मेलन में इसका फुल फॉर्म बताया था। पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार और जीवन शैली में बदलाव, इसका मतलब कि इस सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में सकल घरेलू उत्पाद GDP में सकल स्थिर पूंजी निर्माण का हिस्सा लगभग 30% है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए GSDP के प्रतिशत के रूप में बिहार का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान लगभग 2.98% है। 2.3% से नीचे रखने का है तो 2.98% रखने का अनुमान रखा गया है। 14 नंबर है, 23-24 के लिए स्थिर कीमतों पर बिहार में GSVA में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक का योगदान, ये 23-24 के स्थिर कीमतों में है ना, ये 19.9, 21.5 और 58.6%, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं, बिहार से रिलेटेड करेंट अफेयर्स दिया गया है। बिहार के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है? तो GI टैग हो गया, या बिहार से कौन से रामसर साइट्स हो गए, उस सबको आप जरूर देख के जाइएगा। किस वर्ष दिया गया उसको भी पूछा जा सकता है, पहले किसको दिया गया, बाद में किसको दिया गया, ये सब भी देखा जा सकता है। इसमें देखिएगा, मिथिला मखाना को मिला है, शाही लीची को मिला है, कतरनी चावल को मिला है। फुल कड़ी कढ़ाई जो है बिहार में नहीं है, शायद हरियाणा की है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। 1, 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप बिहार स्टार्टअप नीति युवा फ्रेमवर्क का स्तंभ नहीं है? नहीं, फिर से पूछा गया है। चलिए, उद्यमियों के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम की कोई बात नहीं कही गई है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 23-24 में परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र में वृद्धि के मामले में बिहार भारत के प्रमुख राज्यों में पहला स्थान पे है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 18 नंबर है, सबका बीमा सबकी रक्षा, बीमा कानूनों में संशोधन अधिनियम 2025 के साथ भारतीय बीमा कंपनियों में FDI की सीमा को बढ़ा के अब 100% कर दिया गया है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। देखिए, स्टार्टिंग में 26%, फिर 49% और पिछले साल तक ये 74% तक था, उसके बाद से अब 100% कर दिया गया है। ऑरेंज इकोनॉमी शब्द का तात्पर्य रचनात्मकता, संस्कृति और बौद्धिक संपदा पर आधारित अर्थव्यवस्था को ऑरेंज इकोनॉमी कही गई है। तो कुछ इकोनॉमी का अलग टर्म है, जैसे गिग इकोनॉमी हो गया, गिग वर्कर हो गया, ऑरेंज इकोनॉमी हो गया, तो इस टाइप का है, उसको भी देख के जाएंगे। चलिए, 23-24 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा 22-23 की तुलना में लगभग 10.4% रही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे भी कंपेयर किया गया है। संविधान संशोधन, अब यहाँ से पॉलिटी का प्रश्न देखते हैं। संविधान संशोधन प्रस्तावित करने वाले एक निजी सदस्य के विधेयक के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? विशेष बहुमत होना चाहिए संविधान संशोधन के लिए, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के महान्यायवादी और महान्यायाधिकर्ता के बीच
का अंतर के सही रूप से स्पष्ट करता है। महान्यायवादी क्या होता है? पहला प्रथम पेधी अधिकारी होता है, प्रथम होता है। और महाभियोगकर्ता यानी सॉलिसिटर जनरल जो है, ये अटॉर्नी जनरल हो गए, अटॉर्नी जनरल, और ये सॉलिसिटर जनरल हो गए। तो देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी है और महाभियोगकर्ता द्वितीय होता है। भारत में अच्छा आप लोग बताइए कि अभी वर्तमान में भारत के कौन महान्यायवादी है और सॉलिसिटर, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल का नाम बताइए कमेंट करके। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, भारत में न्यायिक स्वतंत्रता मुख्यतः निम्नलिखित में से किसमें संरक्षित होती है? सभी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। अवमानना की शक्तियाँ है, सेवा, निश्चित सेवा शर्तें, कार्यकाल की सुरक्षा। ये तीनों रहने के कारण से ही न्यायिक स्वतंत्र रूप से रह के काम करते। मान लीजिए कि अगर उसकी कार्यकाल की सुरक्षा नहीं होगी, जब मन करता तब इसको हटा दिया जाएगा। जो मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल के रिटायर करते हैं और उनको जब मन करता तब रिटायर कर दिया जाएगा, तो वो स्वतंत्र रूप से काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं तो या उनका निधन हो जाता है तो मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है। 10वीं अनुसूची का दल बदल विरोधी कानून निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से बनाया गया था? दलीय अनुशासन सुनिश्चित करने और बार बार दल बदलने से उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून बनाया गया। इस कानून के कुछ प्रावधान भी है, उसे भी एक बार आप जरूर गो थ्रू होके जाए, क्योंकि अभी देखिए दल बदल बहुत ज़्यादा हुआ है। बहुत सारे स्टेट में दल बदल के आप बंगाल में भी बंगाल बोले, दिल्ली में भी देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी के दल बदल हुआ, उसके बाद से महाराष्ट्र में भी हुआ है, फिर बंगाल में भी हो गया। बंगाल में इलेक्शन खत्म हुआ, वहाँ पे भी दल बदल वाले मतलब वहाँ पे भी दल बदल की घटना देखी गई। तो उसके जो प्रावधान है उसे जरूर देख के जाएंगे। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही है। यह केवल केंद्र सरकार की संस्थाओं पर लागू होता है। यह गलत है। केंद्र सरकार, सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों संस्थाओं पर लागू होती है। ऑप्शन जो है यह कथन गलत है। ठीक है, तो सही कथन हम लोग को चुनना है, सही उत्तर चुनना है। तो केवल एक सही हो जाएगा, 2 गलत हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में नियंत्रक और संतुलन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया, भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक द्वारा सरकारी खाते का लेखा निरीक्षण। यह भी सही है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये भी चेक एंड बैलेंस जो है ना, उस प्रणाली का ये भी एक उदाहरण है कि मंत्रिपरिषद जो है वो मनमानी नहीं कर सकता, उसको जवाब देना पड़ता है लोकसभा में, और यही उसकी मनमानी को भी रोकता है। तीसरा है, सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा पारित कानून को असंवैधानिक होने पर निरस्त कर सकता है। यह भी है। लेकिन देखिए इसमें हम वही कहना चाहेंगे ना कि आयोग पे निर्भर करता है कि इसका उत्तर क्या लेगा, क्योंकि है तो तीनों ही, लेकिन इसमें बोला गया सर्वोत्तम उदाहरण मेरे अनुसार तो ऑप्शन सी होना चाहिए, और है तीनों सही। तो ये पूरी तरह से मुझे लगता है ना कि ये इसका आंसर आयोग ही बताएगा। विधि की उचित प्रक्रिया की अवधारणा जिसे भारत में अनुच्छेद 21 की व्याख्या का विस्तार किया मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत गठित राज्य निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? पंचायत और नगरपालिका के सभी चुनावों के संचालन हेतु ये उत्तरदायी है। 30 नंबर प्रश्न है, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन प्रत्येक 5 वर्षों के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। अभी वित्त आयोग का जो 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में किया गया। यह केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करता है। दोनों सही है, हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में मौजूदा राज्यों का क्षेत्रफल, सीमाओं या नामों के परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। सही है। राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना इस संविधान विधेयक संसद में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। यह भी सही है। राष्ट्रपति को विधेयक को राज्य विधानमंडल को उसके विचार व्यक्त करने के लिए भेजना आवश्यक है। यह भी सही है। और संसद इस संबंध में राज्य विधानमंडल के विचारों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। यह कथन सही नहीं है। तो हमारा 1, 2, 3 तीनों सही है, इसलिए हमारा उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा।
आगे 32 नंबर प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पे जाएंगे, 1 और 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। सेवानिवृत्ति के बाद से CAG भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण कर सकते हैं, गलत है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश रहते हैं उन्हीं की तरह इनको भी महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकते हैं जिससे भाग 3 भी शामिल है, लेकिन वो संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत आया था वो केशवानंद भारती 1973 के बाद आया था। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले 1967 में यह माना था कि संसद भाग 3 में संशोधन नहीं कर सकते, यह भी सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए सही उत्तर चुनना है, दोनों सत्य है। लेकिन क्या स्पष्टीकरण है? तो मुझे नहीं लगता है कि सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि यह जो है ना मामला ये पहले आया था, स्पष्टीकरण पहले आ गया था, 1967 पहले आया था, 1973 बाद में आया था, तो इसलिए असर्शन तो सही है, ये तो सही है। आर भी सही है, लेकिन आर सही स्पष्टीकरण नहीं है, मेरे अनुसार ये होना चाहिए, बाकी आप देख सकते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष है? वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों पे सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में शामिल है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना यह शामिल है। हिंसा का त्याग करना, यह डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट आपको मिल ही जाता है। समरसता, समान भातृत्व, तो उसी में हिंसा का त्याग इंक्लूड रहता है। चलिए, तो इसको अगर नहीं भी मानते हैं ना, हिंसा का त्याग करना डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा। वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, यह भी सही है। वनों की रक्षा करना, पर्यावरण को मतलब संवर्धन करना, यह तो उसी के अंतर्गत वन की रक्षा करना आ जाता है। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो 1 तो सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है, 1 तो सही है, एक सब में रहे, 1 तो सही है तो 1 वाला तो सिलेक्ट करेंगे ही, ठीक है। 3 भी सिलेक्ट करना होगा हमको, और 3 भी सिलेक्ट करना होगा, तो 3 सही है, 3 सही है। इसमें 3 नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक। 4 भी, 1 नहीं है तो इसे ये भी गलत हो जाएगा। 4 भी सही है तो 4 नहीं रहने के कारण से ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाना चाहिए? उपयुक्त सभी। 1 2 3 4, ऐसे भी अगर हम लोग 2 को हटाते हैं ना तो हमारा कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी 2 सही ही होगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। शांति अधिनियम 2025 संबंधित है आणविक ऊर्जा क्षेत्र से, यानी एटॉमिक एनर्जी से संबंधित है शांति अधिनियम 2025। एक देखिए, ये 2025 का ही करंट अफेयर्स इसमें डाला गया है, तो 2025 का करंट अफेयर्स भी देखना होगा, अभी समय है, आप थोड़ा सा उसको भी देख सकते हैं। उच्च शिक्षा नियामक के लिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को प्रतिस्थापित करता है? UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और भारतीय शिक्षा परिषद को प्रतिस्थापित करता है। चलिए आगे, नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में औद्योगिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS जारी करती है? उसका डाटा भी पूछा गया था, महिला वाला जो हम लोगों ने देखा था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, काफ़ी ईजी है। युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 11 नवंबर को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, और सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। मिलान कर लीजिएगा आप लोग। 40 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। विजय हजारे ट्रॉफी, ये तो क्रिकेट से संबंधित है। सुल्तान अजलन शाह कॉपी, ये कप जो है यह मलेशिया में खेला जाता है और हॉकी से संबंधित है। डेविस कप, ये लॉन टेनिस से संबंधित है, और डूरंट कप तो फुटबॉल से संबंधित है। तो आप मिलान कर लीजिएगा इसका भी। चलिए 24 दिसंबर 2025 को सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र श्रीहरिकोटा से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने अपने सबसे भारी रॉकेट LVM-3 M6 का प्रक्षेपण किया। इसका उपनाम बाहुबली रखा गया है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
2017-18 में घोषित एवं लागू किया गया चुनावी ऋण पत्र, जिसे बॉन्ड कहा जाता है, योजना भारतीय उच्च न्यायालय द्वारा किस वर्ष ख़त्म कर दिया गया है? ऑप्शन 24 में इसको ख़त्म कर दिया गया है। फरवरी 2024 में इसको ख़त्म कर दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दिव्या देशमुख ये चेस से संबंधित है, और सुरुचि फोगट जो है पिस्टल निशानेबाजी, अंकिता भगत तीरंदाजी से, अमित पंघल कुश्ती से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। मिलान फिर से क्वेश्चन आया है, देखिए 44 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोट का मिलान करना है। ठीक, माधव गाडगिल पर्यावरण से संबंधित है, सही है। माधव गाडगिल का जो रिसर्च था ना, वो पश्चिमी घाट से था ना, वेस्टर्न घाट से इनका संबंधित था। ठीक है। के कस्तूरी रंगन अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है, सही है। के कस्तूरी इसरो के चीफ भी रहे हैं, साथ में शिक्षा नीति जो बनी थी उसके भी चीफ थे। राजगोपालन चिदम्बरम नाभिकीय विज्ञान से संबंधित थे, भी सही है। आवेद सिद्दीकी जैविक विज्ञान से संबंधित है, ये भी सही है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए बी सी डी, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, और 1 2 3 4 चारों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग संवत पे आधारित है, बिल्कुल सही है। पहला राष्ट्रीय पंचांग चैत्र को पहला माह अपनाता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पंचांग 26 नवंबर 1949 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था, यह कथन गलत है। 1957 में इसको अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग सूर्य आधारित पंचांग है, यह सही है। हमारा 1 2 और 4 सही है। गलत कौन सा है? तो केवल 3 गलत है। पूछा क्या गया है? गलत पूछा गया है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैंने जो मेहनत किया है उसके लिए आप कुछ कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, भारत में रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के पद कब सृजित किया गया था? 2019 में इसको सृजित किया गया था। पहला सीडीएस जो थे जनरल बिपिन रावत थे, दूसरा जनरल अनिल चौहान हाल ही में रिटायर किए हैं, और उसके बाद से हमारे देश को अब तीसरे सीडीएस मिल गया है, NS राजा सुब्रमण्य, नाम याद रखेंगे, ये करंट की बात है। 47 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार के खेल मंत्री श्रेयसी सिंह खेलों के किस वर्ग से संबंधित है? निशानेबाजी से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, शूटिंग। बिहारी बंधु नामक पुस्तक के रचयिता शंकरशन ठाकुर है, और ये बिहारी बंधु जो है किसके बेस, मतलब इसके आधार क्या है इस पुस्तक की है? तो लालू यादव और नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन की शुरुआती जो चरण है उसी के बारे में बिहारी बंधु नामक पुस्तक लिखे गए हैं। शंकरशन ठाकुर सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, बिहार में बलिराजगढ़, मधुबनी, जफरडी, नालंदा और कोल्हुआ वैशाली में क्या है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उत्खनन स्थल है। नाम से ही पता चल रहा होगा आप, कोल्हुआ तो जानते हैं, कोल्हुआ वैशाली में स्थित है, उत्खनन से संबंधित है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से। देखिए फारस की खाड़ी के आसपास जो भी आपको द्वीप दिखाई दे या फिर उसके आसपास कोई भी संधि है, जल संधि है, या फिर कोई भी देश है, उस सब को आप ज़रूर देख के जाएंगे, क्योंकि इससे प्रश्न बनेंगे। देखिए इसमें भी प्रश्न बना है, आगे भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये चर्चा में रहा है, बहुत हॉट टॉपिक है। नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह किस राजनीतिक दल से संबंधित है? राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से संबंधित है बलेंद्र शाह। नए पार्टी बनाए, और प्रधानमंत्री सबसे कम उम्र के 36 वर्ष की अवस्था में यह प्राइम मिनिस्टर के कुर्सी पर बैठे हैं, जो कि विश्व में भी एक शायद रिकॉर्ड ही बनाता है, इतने कम उम्र के प्रधानमंत्री नहीं है। भारत में 9 युवतियों के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण किस प्रकार के कैंसर को ख़त्म करने के लिए शुरू किया गया है? गर्भाशय ग्रीवा कैंसर को ख़त्म करने के लिए HPV टीकाकरण शुरू किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 53 नंबर है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र किस स्थान पर स्थित है? मोरीगांव में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मोरीगांव कहाँ है? तो ये असम में स्थित है। टाटा के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। 54 नंबर प्रश्न है, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 106वां संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करने का अधिदेश करता है।
का नामकरण नारी शक्ति बंधन अधिनियम है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, भारत के संसदीय इतिहास के लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किनके विरुद्ध लाया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का भी आप उत्तर देखिएगा। JB मालवालंकर जो पहले भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, और हुकुम सिंह हैं, बलराम जाखड़ और ओम बिरला। ओम बिरला को 2026 में उनके विरोध में लाया गया था, हालांकि पारित नहीं हो पाया। 56 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हाफिज रहमत खां संबंधित थे। रोहिल्ला अफगान से संबंधित थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। हाफिज रहमत खां रोहिल्ला अफगान से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किसको सूर्यास्त यानी सनसेट का विधि का नियम संबंधित था। जमींदारी प्रथा। सूर्यास्त का नियम जो कहा जाता था ना, वो जमींदारी प्रथा में ही कहा जाता था। चलिए 1793 में इसकी शुरुआत किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर ने अधिक युद्ध और आगे भी युद्ध की नीति का अनुसरण किया। लॉर्ड वेलेस्ली था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, 1888 ईस्वी में किसने द यूनाइटेड पेट्रियट एसोसिएशन की स्थापना की। सर सैयद अहमद खां के द्वारा स्थापना किया गया था। सर सैयद अहमद खां के साथ साथ राजा शिव प्रसाद सिंह का भी नाम याद रखेंगे। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने द बंगाल रेगुलेशन 10-10-20-21 रेगुलेशन 21 और 1795 किससे संबंधित था। शिशु हत्या से संबंधित था। द बंगाल रेगुलेशन 21 1795। निम्नलिखित में से 1913 में से किस विदेशी नगर में हिंदी एसोसिएशन का गठन किया हुआ। बाद में मतलब सैन फ्रांसिस्को में इसका गठन किया गया, जो कि बाद में गदर पार्टी की नींव भी यहीं पड़ती है, सैन फ्रांसिस्को में। इसी के आधार पे किस भाषा में गदर पत्रिका का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई थी 1913 में गदर पार्टी के। बाद में अलग अलग गुरुमुखी में भी हुआ, अंग्रेजी में भी हुआ, तो अलग अलग भाषा में गदर पत्रिका का प्रकाशन होता है। लेकिन स्टार्टिंग देखिएगा 1913 में जो नवंबर में पत्रिका प्रकाशित हुई थी, उर्दू ही आपको मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता किस नाम से जाना जाता है। लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 1916 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में विदेशी समर्थन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ऑप्शन जो दिया हुआ है सर्कुट दिया हुआ है। यूएसए के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूके के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर दबाव डाला कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को समर्थन प्राप्त करे। यह कथन सही है। चीन के राष्ट्रपति चियांग काई शेक ने भी ऐसा ही किया। यह भी सही है। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। 65 नंबर क्वेश्चन है, चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारने के दौरान किस महिला क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी। प्रीतिलता वाडेदार की मृत्यु हो गई थी। 1932 की यह घटना है। चलिए, बैंकोवर में किसने स्वदेशी सेवक गृह की स्थापना की थी। GD कुमार। इस टाइप का प्रश्न थोड़ा सा नया नया BPSC स्टार्ट कर रहा है कि जो हम लोग जनरली मतलब कि जो बेसिक बुक है उसमें नहीं मिलेगा ये सब क्वेश्चन। तो GD कुमार सही हो जाएगा स्वदेश सेवक गृह का। 67 नंबर क्वेश्चन है, संपादक दिया हुआ है और सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो डायरेक्ट हम चलते हैं। उत्तर रामनाथपुरी जो है सर्कुलर ए आज़ादी सही है। सर सैयद अहमद खान अल हिलाल लिखे, यह कथन गलत है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यह पत्रिका है अल हिलाल, नाम से पता चल गया होगा। तारक नाथ दास फिर हिंदुस्तान लिखे एनी बेसेंट न्यू इंडिया के लेखक है, यह सही है। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड किसकी हत्या हुई थी। तो इसमें जो है किंग्सफोर्ड टेगार्ड जैक्सन दिया हुआ, लेकिन कोई भी इसका सही उत्तर नहीं है। उपयुक्त में से किसी की भी नहीं। हत्या किसकी हुई थी। तो हत्या का प्रयास किया गया था किंग्सफोर्ड के, लेकिन गलती से कैनेडी की पत्नी और उसकी बेटी की मृत्यु हुई थी। 69 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के चंपारण दौरा में लगभग कितने किसानों का बयान दर्ज किया गया था। 800 किसानों का बयान दर्ज किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा 800। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो सही सुमेलित नहीं है यह रघुनंदन शर्मा रेवड़, यह गलत उत्तर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, सत्यमेव जयते वाक्यांश किस उपनिषद में उल्लेखित है। मुंडकोपनिषद से में उल्लेखित है। ऑप्शन ए सही है। राजा मेनांडर प्रथम और भिक्षु नागसेन के बीच में संवाद पर आधारित प्रथम प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है। मिलिंद पन्हो नाम है। इसमें क्या है कि राजा
मेनांडर प्रश्न पूछते हैं और जो उनकी जो भी समस्या रहता है वो नागसेन उसके बौद्ध भिक्षु नागसेन उसको उत्तर देते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित है मिलिंद पन्हो। धर्मशास्त्र के एक लेखक ने सती प्रथा के विरोध किया और इसे आत्महत्या के समान बताया। वो कौन थे? तो मेघातिथि उनका नाम था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर है तक्षशिला या निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित तक्षशिला निम्न में से किन दो नदियों के बीच में स्थित था? तो सिंधु और झेलम के बीच में स्थित था तक्षशिला। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। किस प्राचीन भारतीय महिला को प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ थेरी गाथा लिखने का श्रेय दिया जाता है? खेमा का नाम आता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 76 नंबर है प्रसिद्ध कवि आमिर खुसरो निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे सिवाय इसके? इल्तुतमिश के समकालीन नहीं थे। इल्तुतमिश के कार्यकाल को आमिर खुसरो नहीं देखे थे। बाकी खिलजी, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी इन सभी के कार्यकाल को आमिर खुसरो ने देखे थे। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? शेख मुबारक के पुत्र थे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है भारत के किस क्षेत्र पर सुल्तान जैनुल आबिदीन ने शासन किया? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कश्मीर। जैनुल आबिदीन को कश्मीर के अकबर के उपनाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का नाम रामतनु पांडे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाएं हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि का वर्णन करता है? तापमान, विद्युतक्रम, प्रतिलोमन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर प्रश्न है इस भारतीय शहर की योजना वास्तुकार एडविन लुटियंस ने बनाई थी। नई दिल्ली के एडविन लुटियंस ने बनाई थी। राष्ट्रपति भवन हो गया, राष्ट्रपति भवन जो हम लोग देखते हैं उसके भी जो आर्किटेक्ट था वो एडवर्ड लुटियंस ही था। निम्नलिखित में से अच्छा एक और हाँ इससे जुड़ा हुआ एक चीज़ हमको याद आ गया, हालांकि इस समय तो डिस्कस नहीं करना चाहिए। एडवर्ड लुटियंस की जो प्रतिमा थी ना उसको हटा के रिप्लेस करके किनकी प्रतिमा लगाया गया राष्ट्रपति भवन में? तो सी राजगोपालाचारी जी की प्रतिमा लगाई गई है। निम्नलिखित में से किसे बिहार का एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल माना जाता है जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन सी महाबोधि बिहार बोध गया इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है रामसर सम्मेलन की पहली बैठक रामसर ईरान में हुई थी 1971 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है भारत का सबसे लंबा और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा पुलिन तट कौन सा है? मरीना पुलिन तट जो कि चेन्नई में स्थित है। यह भारत का सबसे लंबा है और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा है मरीना पुलिन तट चेन्नई में स्थित है। कौन सा जल डमरू मध्य अरब सागर की फारस की खाड़ी को जोड़ता है? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हॉर्मुज जल डमरू मध्य सही है। अरब सागर के किनारे सबसे लंबी तट रेखा किस भारतीय राज्य की है? गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी। सैन एंड्रियास फॉल्ट पर कौन सी दो विवर्तनिक प्लेटें मिलती है? प्रशांत प्लेट और उत्तरी प्लेट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका झील है। इसे रामसर साइट भी इसको शामिल किया गया है, याद रखेंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 नंबर है भारत में खाद्य व्यवसायों के लिए स्थायी लाइसेंस और अनुपालन सुधार किस संगठन ने शुरू किए हैं? FSSAI के द्वारा शुरू किया है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। FSSAI के स्थापना 2006 में किया गया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है योग महोत्सव 2026 के दौरान आयुष मंत्रालय ने एडवांस वाई ब्रेक कोर्स शुरू किया। यह किस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है? कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पे एडवांस वाई ब्रेक कोर्स शुरू किया है। जो लोग भी बिहार सरकार या केंद्र सरकार में है, गवर्नमेंट जॉब में, उन लोगों के लिए कर्मयोगी एप्लीकेशन जो है उस पर कोर्स कंप्लीट करना होता है, उसी में वाई ब्रेक कोर्स शुरू किया गया है। सीमेंट और निर्माण क्षेत्र में कार्बन कैप्चर तकनीक विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद ने किस स्टार्टअप के साथ साझेदारी की है? क्लाइमेट टेक मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसरो ने उच्च थ्रस्ट CE
20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किस केंद्र पर किया है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसरो प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी चेन्नई में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने बाजवा अहमदाबाद खंड पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली कवच का कौन सा संस्करण चालू किया है? कवच का चौथा संस्करण 4.0 स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 तक पूरे भारत में कितने वंदे भारत ट्रेन चालू थी? 164 एयरपोर्ट्स की भी संख्या है, इसे भी ध्यान रखेंगे। 164 वंदे भारत ट्रेन भी चालू की गई थी। कब की डाटा है ये? तो दिसंबर 2025 तक। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लैंड स्टेक पायलट परियोजना किन 2 देश क्षेत्रों में शुरू की गई है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश जो है पांडिचेरी और तमिलनाडु में DILRPM योजना का शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला अंतर्देशीय जलमार्ग है? राइन जलमार्ग है, यह यूरोप में है। चलिए 98 नंबर प्रश्न है, दुनिया का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। UNEP यूनाइटेड नेशन पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए शुष्कता सूचकांक 0.2 से 0.5 है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 100 नंबर प्रश्न है, कावेरी नदी डेल्टा में चिकने चमड़ी वाले उद्बिलाव के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने पहल किया है? तमिलनाडु इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे भी कावेरी नदी जो है वो जिस राज्य में बहेगी उसी राज्य में इसको शुरू किया जाएगा, तो तमिलनाडु की मुख्य नदी है कावेरी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म द्रव कहलाता है? वायु और कोई भी द्रव को द्रव कहा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाना चाहिए। 102 नंबर प्रश्न है, अभिकथन है कोयले या पेट्रोलियम उत्पादों के जलने से वायु प्रदूषक होता है। यह कथन बिल्कुल सही है। कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत है, यह भी सही है। हमारा कथन और कारण सही है, और गैर नवीकरणीय स्रोत होने के कारण से यह प्रदूषण करता है, यह भी सही है। तो व्याख्या भी हमारा सही करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 103 नंबर है, ट्रांजिस्टर बनाने की में अक्सर प्रयोग किए जाने वाले 2 तत्व सिलिकॉन और जर्मेनियम है, जो कि सेमीकंडक्टर्स है। सेमीकंडक्टर्स का यूज ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है, चिप्स बनाने में किया जाता है। जितना भी EV आ रहा है या फिर जो भी चिप्स है, बड़े बड़े हार्डवेयर बनाए जाते हैं, सेमीकंडक्टर का यूज किया जा रहा है। 104 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित ठोस पिंडों पर विचार करें और उन्हें परिमाण के अनुसार भारी से हल्के क्रम में व्यवस्थित करना है। पृथ्वी का कुल द्रव्यमान, एक कृत्रिम ग्रह का द्रव्यमान, पृथ्वी पर मौजूद कुल ठोस पदार्थों का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान। तो सबसे ज़्यादा तो हमारा 1 हो जाएगा, और सबसे कम जो होगा 4 होगा। 1 से स्टार्ट करते हैं, 4 से ख़त्म करते हैं, और 2 और 3 में जो है पृथ्वी में मौजूद ठोस पदार्थों का द्रव्यमान 3 दूसरा नंबर पे होगा। हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 3, 4, 2 और 4, ऑप्शन डी सही उत्तर है। 105 नंबर है, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग चिकित्सीय गतिविधियों में मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। एंडोस्कोपी के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। दूरी के निम्नलिखित इकाइयों पर विचार करें और उन्हें परिमाण में छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना है। मिलीमीटर 10⁻³ मीटर होता है, माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर होता है, पिकोमीटर 10⁻12 और नैनोमीटर 10⁻9 मीटर होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। बैरोमीटर के तापमान में अचानक गिरावट क्या दर्शाती है? तूफानी मौसम को दर्शाती है। सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलान करना है। एक पासा क्या होता है? तो यह एक क्यूब होता है। फुटबॉल तो जानते हैं स्फीयर होता है, गोला होता है। और एक पेंसिल जो है एक बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है। आइसक्रीम कोन जो होता है वो कैसे होता है? तो एक शंकु का आकार का होता है, यानी कोन का आकार का होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तांबे का एक ठोस गोले को गर्म करने पर निम्नलिखित में परिवर्तन देखा जाएगा। क्या चीज़ में देखा जाएगा? तो गोले का त्रिज्या कम हो जाएगी, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाएगा, या
तांबे का जो गोल ठोस है उसको गर्म करने पे इन दोनों में परिवर्तन देखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, कथन दिया गया है और दूसरा कारण दिया हुआ, तो उसका देखते हैं। एक, यदि कोई व्यक्ति घड़ी पहने हुए किसी मीनार की चोटी से गिरता है तो मुक्त पतन के दौरान घड़ी सही समय बताती है। यह कथन सही है। घड़ी के कार्य स्प्रिंग की क्रिया पर निर्भर करता है और इसका गुरुत्वाकर्षण से कोई संबंध नहीं है। यह कथन भी सही है। देखिए, यहाँ पे दो केस बनता है। अगर हाथ की घड़ी है जिसमें स्ट्रिंग क्रिया काम करती है तो हमारा यह कथन सही हो जाएगा, कारण उसको सही स्पष्टीकरण देगा। लेकिन अगर पेंडुलम होगा तो सही समय नहीं दिखाएगा, क्योंकि पेंडुलम में जो होता है ना, टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√L/G हो जाता है। तो जी यहाँ पे ग्रेविटी आ जाएगा। तो पेंडुलम अगर रहेगा तो ये इसमें परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन इसमें पेंडुलम नहीं दिया गया है, हाथ की घड़ी दिया गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन सी नहीं, इसका ऑप्शन सी नहीं होगा। इसका अब कथन सही है और कारण भी सही व्याख्या करता, ऑप्शन ए हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 111 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांस्टेड अम्ल एवं ब्रांस्टेड क्षार दोनों जैसा कार्य करता है। HCO3- जो है उभयधर्मी का कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निनहाइड्रेन परीक्षण में प्रयुक्त होता है। एमिनो एसिड की पहचान में निनहाइड्रेन परीक्षण प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से किसका बॉन्ड ऑर्डर समान है। CN और NO, CN- और NO+ जो है उन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है उसे आप देख लेंगे। बॉन्ड ऑर्डर सिग्मा और पाई जो होता है ना, दोनों इस सिग्मा और पाई बॉन्ड, इन दोनों से भी देख लेंगे कैसे निकाला जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री में प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय है। O2 अनुचुंबकीय है। और कौन कौन से जो 3 प्रकार के मैग्नेटिक होते हैं उसे आप समझने के लिए मेरे इस चैनल पे एग्जाम मंथन पे आप शॉर्ट वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। 115 नंबर प्रश्न है, कार्बोक्सी पेप्टिडोज किस धातु का एंजाइम है। जिंक का एंजाइम है कार्बोक्सी पेप्टिडेज। चलिए, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राउल्ट के नियम गणितीय रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। गैलेना एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, बाकी फेल्सपार, बॉक्साइट और करंडम एल्युमिनियम का अयस्क है। गैलेना किस धातु का अयस्क है, आप बताएं। चलिए मैं बता देता हूँ, यह Pb यानी लेड का अयस्क है। 118 नंबर प्रश्न को मिलान करना है। देखिए, RHCl PPH3 जो है ये विल्किंस उत्प्रेरक है। ऑप्शन 4 इसका मिलान हो जाएगा। ट्रांस RHCOH PP3 जो है यह हाइड्रोफॉर्मिलेशन होता है। वहीं ट्रांस IRCl ब्रैकेट में CO वास्कास यौगिक है। SbF3 जो है यह श्वार्स अभिकर्मक है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न पहली बार BPSC पूछी हुई है मेरे ख्याल से, क्योंकि घटना चक्र तो सब लोग पढ़े ही हैं। तो ये नया टाइप का प्रश्न पूछा गया, मुझे भी नहीं पता था, तो आप लोग भी देख लीजिए। बाकी इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, अब देखेंगे। प्रश्न पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि आपको क्वेश्चन का आइडिया मिल जाता है कि BPSC किस टाइप से प्रश्न पूछ रही है। 119 नंबर प्रश्न है, वह विलयन जिसका pH 5 है वो क्या है, तो एसिडिक होता है। बाकी सारा जो कथन दिया हुआ है ना वो गलत दिया हुआ है। चलिए, क्षारीय तो 7 के बाद से होता है, ऑप्शन डी तो गलत है। 120 नंबर प्रश्न है, बड़ा समतुल्यता स्थिरांक KEQ यह दर्शाता है कि समतुल्यता पर प्रणाली में मुख्यतः उत्पाद होते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 122 नंबर है, साइटोकाइंस मुख्यतः होते हैं, पेप्टाइड होते हैं साइटोकाइंस। ऑप्शन बी इज विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रक्त वाहिकाओं में कैल्शियम आयन की सांद्रता बढ़ने से वैसो कंस्ट्रक्शन यानी रक्त वाहिकाओं का संकुचन हो जाता है। कैल्शियम जब बढ़ेगा तो क्या होगा, संकुचन हो जाएगा, रक्त वाहिकाओं का संकुचन हो जाएगा। एक और 121 नंबर प्रश्न छूट रहा है, उसे भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय एमिनो अम्ल है, लाइसिन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 124 नंबर प्रश्न पे अब आते हैं।
आर्किया को एक विशिष्ट जीवन रूप में किस आधार पर पहचाना गया है? इसके राइबोसोमल आरएनए में विशिष्ट अनुक्रमण पाए जाते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 125 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन। देखिए इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ उसके अनुसार चलेंगे। प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन जो है जल से उत्पन्न होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड से उत्पन्न होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं होती है, जल से उत्पन्न होता है। दूसरा सल्फर चयापचय करने वाले बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न नहीं होती है, तो ये हो सकता है ऑप्शन बी सही हो सकता है। बाकी आप देख सकते हैं ऑप्शन बी ही यहाँ पे हमको लग रहा है इसका सही उत्तर होना चाहिए। चलिए नेम 26 नंबर प्रश्न है, किसी प्रणाली का ऊष्मा सामग्री को कहा जाता है? एंथैल्पी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्लाज्मा में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण रक्त जमाव घटक होता है? ऑप्शन बी सही है, फाइब्रिन सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 128 नंबर है, MHC अणु मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार है? टी कोशिकाओं के एंटीजन प्रस्तुत करने के लिए MHC अणु मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पैराक्राइन सिंगलिन अणुओं की क्रिया सीमा सीमित होती है क्योंकि वे तेजी से विघटित होते हैं और स्थिर होते हैं और नज़दीक की कोशिका द्वारा गठन कर लिए जाते हैं। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। पैराक्राइन सिंगलिन अणुओं की सीमा जो क्रिया सीमा होती है निश्चित होती है, सीमित होती है। 30 नंबर प्रश्न है, स्थूल मसल में बीटा-2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के सक्रिय होने से मांसपेशियों में शिथिलीकरण हो जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आप यहाँ पे देख सकते हैं, या रीजनिंग का प्रश्न दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है, तो इसे आप बनाने का प्रयास करेंगे। और प्रश्न ऐसे मतलब मैंने सॉल्व करने का प्रयास किया था, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया, तो हम वीडियो को यहीं पे पॉज करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, 130 क्वेश्चन जीएस के रहते हैं और उसके बाद से जो 150 क्वेश्चन तक तो है, तो इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। मैथ के भी क्वेश्चन हैं दिए हुए हैं, मैथ के क्वेश्चन दिखते हैं कि नहीं, मैथ के क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। बाकी सारे प्रश्न जो है 20 क्वेश्चन जो है आपको रीजनिंग से ही दिए गए हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, और ये वीडियो देखने के बाद से आपको क्या लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि बीपीएससी का पैटर्न क्या रहा है। मुझे जहाँ तक लगा, तो मैं शॉर्ट में अगर आप लोग को बताना चाहूँ तो मुझे लगता है कि करंट जो है थोड़ा सा डीप में पूछा गया है। करंट जो है करंट अफेयर्स है उसका डीप में, साइंस जो है वो भी अच्छा लेवल का पूछा गया है, ठीक है। और करंट अफेयर्स डीप में है, डीप क्या डाटा ज़्यादा पूछा गया और वो भी डाटा कंपेयर करके पूछा गया है। साइंस में भी न्यू है। बाकी पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा गया था, 3-4 क्वेश्चन मिला था। और इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी भी ठीक ही है, ज्योग्राफी कोई ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं था। स्टेट पूछ दिया था, लोकेशन पूछा था तो उसके बारे में, वो तो ज्योग्राफी भी ठीक है। इकोनॉमिक्स ठीक है, पॉलिटी ठीक है, हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री भी ठीक ही है। हिस्ट्री में कुछ डाटा जो मॉडर्न हिस्ट्री में नाम पूछ दिया था, तो वो 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे रहता ही है, 100% कौन सा स्कोर करना होता, तो हिस्ट्री भी ठीक है। साइंस करंट अफेयर्स है उस थोड़ा सा टफ पूछा है, साइंस थोड़ा सा हमको लग रहा है टफ है, बाकी सब ठीक है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो यहाँ तक देखें, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पे अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए। इसी टाइप के वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।